साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहली बात करें अगर अर्थ का सरफेस, तो अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट ढका है वाटर से। क्लियर? तो बस लिख लेते हैं इस बात को तुरंत से। 3/4 ऑफ अर्थ्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। पहली बात, इसका मतलब ये हुआ, ये पहला पॉइंट था कि लेट्स सपोज, देखो अर्थ एक 3D शेप है, तो उसको इस तरीके से हम ड्रॉ तो कर नहीं सकते, बट लेट्स से कि ड्रॉ कर दिया। तो अर्थ का जितना भी सरफेस एरिया है, अगर उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो उस 4 पार्ट में से 3 पार्ट वाटर ही वाटर है, बस एक पार्ट में क्या है, लैंड है। तो इसको हम फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी। तो 3/4 बोलो या बोलो और करके लिख लेना 3/4 और 70%। तो 70% बोलें या 3/4 पार्ट बोलें, बात एक ही है। ठीक, परसेंटेज बात करेंगे तो बात ये हो जाएगी कि अगर हम अर्थ के सरफेस एरिया को 100 मान के चले, तो 100 में से 70 पार्ट उसका वाटर से ही कवर है। और यही रीज़न है कि हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। रीज़न इसका ये है कि इतना पानी होने की वजह से स्पेस से जब अर्थ को हम देखते हैं तो ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर ऐसे हम गूगल मैप पे भी देखें, गूगल अर्थ पे देखें, तो वहाँ भी हमें अर्थ ब्लू कलर की नज़र आती है। रीज़न वाटर। अर्थ पर जितना पानी है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो 90, अब देखो, अब जो मैं परसेंटेज लिखने जा रहा हूँ वो मत समझ लेना कि 70% में से उतना नहीं। अब अगर हम वाटर को ही 100% मान के चलें, ये मान के चलें कि जितना भी पानी है उसमें से, तो जितना पानी हमें मिला है, यानी कि जितना पानी अर्थ पर है उसका 97.4% समुद्र यानी कि सीज या फिर ओशियंस में है। सीज और ओशियंस। देखो पूरी बात लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लिख लेंगे, परसेंटेज लिख लिया, सी ओशियन लिख लिया। इतने समझदार हैं, समझ जाएंगे कि इतना % पानी समुद्र या महासागरों में है। और ये पानी हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये कंजम्पशन के लायक नहीं है। रीज़न इसका ये है कि ये सॉल्ट वाटर है, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में साल्ट कंटेंट है, हाई सॉल्ट कंटेंट, मतलब नमक की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद ये थोड़ा आपको समझा दूं कि इसका मतलब क्या है इस परसेंटेज का। सपोज़ कि हमें मिला है पूरी अर्थ पर मान लो 100 लीटर पानी है। देखो ऐसा इमेजिन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार मैथ समझने के लिए समझ सकते हैं कि अर्थ पर 100 लीटर पानी है। अब इसमें से 97 लीटर और ये 97.4 लीटर इतना पानी कहाँ है, समुद्र या ओशियन में है। बाकी का जो बचा वो देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, बाकी का जो बचा वो कंजम्पशन के लायक है, लेकिन फिर भी उसमें से भी कुछ पार्ट ग्लेशियर में और पोलर आइस कैप, यानी कि जो हमारे ये अर्थ है हमारी, ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपको पता है कि ये एक्सट्रीम जोन में आता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो यहाँ का वाटर क्या है, यहाँ का पानी जमा हुआ बर्फ़ में, तो उसमें से भी, यानी कि देखो जो बचा था, अगर हम 100 में से इस 97.4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हमें अमाउंट मिलेगा उसमें से भी भैया पूरा पीने लायक नहीं है, है ना। तो पीने लायक कितना बचा, अगर हम ग्लेशियर का और ये पोलर आइस का सारा निकाल दें, तो कुल मिला के जो हमें पीने के लिए पानी मिला वो मिला 0.01%। ये किस काम आ सकता है, अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, मतलब सिर्फ इतना ही पानी हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। सोचो कितनी नाइंसाफ़ी है, इतना सारा पानी दिया गया और कंज्यूम कितना कर सकते हैं, सिर्फ इतना। इसका मतलब समझ रहे हो, एक बार समझो। मान लो कि हमें 100 लीटर पानी मिला, या मान लो कि सिर्फ 100 बोलो, लीटर मत बोलो, क्योंकि बहुत सुनने में अजीब लगता है कि 100 लीटर पानी मिला, क्या बात है। सिर्फ हमें 100 पानी मिला है, सोचो। अब उस 100 में से भी एक बचा लो, और जितना बचा ये इसके भी 100 टुकड़े कर लो, तो उसमें से भी एक, पहले सोचो, मान लो हमें इतना पानी मिला, इसके 100 पार्ट करो, उसमें से एक पार्ट बचा लो, अगेन इसके 100 पार्ट करो, बचा लो, तब जा कर के हमें जो जितना पानी मिलेगा
वही पीने लायक हमें दिया गया। सोचो कितनी नाइंसाफ़ी है। फिलहाल आगे चलते हैं। इस शिकायत करें तो किससे करें अब। अगला पॉइंट, वाटर अर्थ पर इवनली स्प्रेड नहीं है, मतलब बराबर से नहीं फैला है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ सूखा है, जहाँ सालों से बारिश नहीं हुई है। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर बाढ़ की कंडीशन है, लोग डूब के मर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट में लिखना है कि इट इज़ नॉट, वाटर इज़ नॉट स्प्रेड इवनली। इवन का मतलब होता है समान रूप से, तो पानी धरती पर समान रूप से नहीं फैला। अगला पॉइंट, हमारे लिए जो फ्रेश वाटर का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, सबसे मेन सोर्स है, वो है अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ या मेन सोर्स ऑफ, हमारे लिए मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है सर? अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगवा लेते हैं मोटर, ऊपर छत पे लगा ली टंकी। ठीक है, कुछ लोग अभी गांव में क्या है कि शहरों में चलो ठीक है, सबके पास ऊपर छत पे एक टंकी होती है जिसमें पानी स्टोर होता है। लेकिन अक्सर क्या देखा गया है कि जो रूरल एरिया है, यानी कि गांव में लोग मोटर तो लगवा लेते हैं बट टंकी नहीं लगवाते। उससे क्या हुआ कि एक बाल्टी पानी की ज़रूरत है, चला देंगे, पता नहीं कितनी बाल्टी पानी निकल जाता है। उसके बाद सिंचाई में भी अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है। किसी को बाइक धोनी है तब भी अंडरग्राउंड मोटर ऑन करो, बड़े पाइप लिया, खर 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 मार रहे हैं, पानी सारा वेस्ट। तो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, इसलिए वाटर टेबल घट रहा है। वाटर टेबल का मतलब होता है वाटर लेवल। जैसे मान लो ये धरती है, इसके नीचे यहाँ तक पानी है, तो ये लेवल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। यही रीज़न है कि देखो गर्मी में से कुछ हैंडपम्प्स होते हैं, उनको कुछ देर चलाओ तब पानी आता है। इसका मतलब वो वाटर का लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है। तो एक दिक्कत ये हो गई। दूसरी दिक्कत क्या है, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है? लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो हम लोग वाटर को पोल्यूट भी कर रहे हैं। हम लोग रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं, हम लोग लेक को, पॉन्ड्स को, हर जगह तो पोल्यूशन है। ठीक है, पूरे शहर का सीवेज यानी कि पूरे शहर का गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जा रहा है ना। जितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से जो भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यू कांट इमेजिन कि पानी में हम लोग क्या क्या डालते हैं। तो ये तो हो गई छोटी मोटी बात पानी की। आइए थोड़ी सी आगे बात करते हैं। इम्पॉर्टेंस, इसका पानी का हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या है? इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व। देखो आप कोई क्लास सेकेंड या क्लास फर्स्ट का बच्चा तो है नहीं कि उसको एक एक बात समझानी पड़ेगी, हालांकि मैं समझाऊंगा, लेकिन फिर भी आप जो भी यहाँ जानने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नया बताऊंगा। आपको पता है कि वाटर हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, बस एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ लेते हैं। हाँ, कुछ बातें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, ये तो पता है कि आपको इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वाटर हमारे लिए एक वाइटल, हमारी बॉडी का क्या कह सकते हैं इसको, वाइटल का मतलब होता है कि जिसके बिना हमारे जीवन चल ही ना सके। तो समझ लो कि वाइटल रोल प्ले करता है। जी हाँ, तो वाटर क्या है, एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। वाइटल रोल या वाटर प्लेज वाइटल रोल इन आवर लाइफ। सिर्फ हमारे नहीं, इंसानों की बात नहीं हो रही है, जितने भी लिविंग बीइंग हैं सबकी, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, वाइटल रोल इन आवर लाइफ। वाइटल का मतलब फिर समझ लो एक बार, एक ऐसी चीज़ जिसके बिना ज़िंदगी चल ही ना सके, वो होता है वाइटल। अगर हमें कुछ दिन खाना ना दिया जाए तो हम कुछ हफ्ते ज़िंदा रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रहते भी हैं। लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है कि हफ्ते छोड़ो, दिन, मतलब दिन में फिर डेथ हो जाएगी, है ना। मे बी 3 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़, हफ्ता शायद, मतलब 1 वीक शायद ही गुजरे। तो ये तो हो गई मोटी मोटी बात। थोड़ी सी अंदर चलते हैं, बात को अंदर ले चलते हैं। देखो, अगर किसी की लाइफ चल रही है, चाहे वो कोई इंसान हो, मतलब चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे कोई प्लांट हो, अगर उसकी लाइफ चल रही है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी, मतलब उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं जो उसको ज़िंदा रखती हैं। फॉर एग्जांपल, हमें कौन कौन ज़िंदा रख रहा है? देखो, हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा है और कंटिन्यू हमारी सेल्स में फूड पहुंच रहा है, वहाँ से एनर्जी आ रही है और डाइजेशन हो रहा है, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। तो इनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस।
लाइफ प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखती हैं। तो उन लाइफ प्रोसेस में हर जगह पानी का रोल है। कहाँ कहाँ वो दिखाता हूँ। तो वाटर, फिर से लिखेंगे, वाटर प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आया लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस यानी कि वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन रखता है, यानी कि जिंदा बनाए रखने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए डाइजेशन, देखो इसको लोग डाइजेशन पढ़ते हैं, बट ये अगर सही सही देखा जाए तो इट इज़ डाइजेशन, ये डाइजेशन है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो भी खाया पिया वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी तो करेगी ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जितने जो भी हमने खाना खाया, जो भी वाटर लिया, तो वो एब्जॉर्ब भी होगा, है ना। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी। और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चलो ठीक है, एब्जॉर्ब तो कर लिया हमारी बॉडी में जो भी हमने खाया पिया, उसके बाद इसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, हर एक सेल तक पहुंचाना। सोचो हर एक बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना भी है ना। मतलब गेटिंग रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना। गेट रिड का मतलब छुटकारा पाना। गेटिंग रिड ऑफ बॉडी वेस्ट्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो यूरिन हो, चाहे वो स्वेट हो, चाहे वो स्टूल हो। फ्लीसेस को मैं यहाँ स्टूल नाम दे रहा हूँ, नया नाम है, आप जान लीजिए। और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हर जगह वाटर का रोल है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब भी वहाँ वाटर निकल रहा है। ठंडी आ गई है, आप चेक कर सकते हैं, शीशे के सामने एक भाप दो, मतलब मुंह से सांस छोड़ो तो वहाँ पे शीशा धुंधला हो जाएगा। रीज़न वाटर। तो जितने भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकल रहे हैं, सोचो हर जगह पानी है ना। तो बिना पानी के सारे लाइफ प्रोसेस बंद पड़ जाएंगे, और लाइफ प्रोसेस बंद पड़ा तो लाइफ बंद पड़ जाएगी। तो देख लिया आपने किस तरीके से ज़रूरी है ये। चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ज़रूरी क्यों है। देखो जो भी हमने खाया डाइजेशन में ज़रूरी है। बिना पानी के कोई भी हम लोग फूड जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो सकती। हालांकि जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें खुद भी पानी है, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे फूड आइटम हमारे ऐसे हैं कि उसमें चाहे 1% ही सही या किसी में ज़्यादा परसेंट है, लेकिन हर एक फूड पार्टिकल में थोड़ा बहुत वाटर होता है। तो चलो तो अलग की बात हो गई। डाइजेशन में वाटर की ज़रूरत होती है। इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, उसमें भी वाटर की ज़रूरत होती है। सोचो जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, सब कुछ लेके आ रहा है, जा रहा है, उसमें वाटर कंटेंट भी तो है। या कह लो कि ओवरऑल हमारी बॉडी में 70% वाटर है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वाटर। हमारी बॉडी में मतलब अगर कोई 100 किलो का है तो 70 किलो तो उसके बॉडी में पानी है। अब खुद सोच लो कि पानी कितना ज़रूरी है। अब इसके आगे मैं और क्या ही एक्सप्लेन करूं। चलो आगे चलते हैं, है ना। अब 70% पानी का मतलब सोच लो कितना पानी ज़रूरी है। पानी नहीं मिलेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब वाटर को हम लोग किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। देखो वाटर को हम कंज्यूम करते हैं 2 फॉर्म में। या तो किसी फूड के फॉर्म में, मतलब किसी फूड में तो रहेगा, या तो सीधा सीधा हम ड्रिंक कर लेंगे फूड के फॉर्म में, या तो हम सीधा सीधा वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं। जैसे प्यास लगी पानी पी लिया, तो पानी तो डायरेक्ट गया। लेकिन मान लो कोई फ्रूट खा रहा है, कोई वेजिटेबल खा रहा है, कोई सैलड खा रहा है, कोई दाल चावल खा रहा है, सब्जी रोटी खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसमें वाटर जा ही रहा है। ठीक है, तो चाहे फूड के फॉर्म में आए, फूड में स्टोर रहे वाटर, चाहे उसको डायरेक्ट ड्रिंक करें। तो ये तो हो गया कंज्यूमिंग। अब हम इसको अपनी बॉडी से निकालते भी हैं। कैसे निकालते हैं वो देखना। कंजम्पशन हो गया, मतलब कंज्यूम कैसे करते हैं। अब इसको लूज कैसे करते हैं अपनी बॉडी से। स्वेट के फॉर्म में, या तो पसीने के फॉर्म में, या तो यूरिन के फॉर्म में, या तो
एयर का मतलब होता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो। ये बात हो गई। अगला पॉइंट, वाटर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। पहले लिख लिया जाए फिर समझते हैं कि आखिर कैसे। इट आल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल और बॉडी टेम्परेचर। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ गर्मी का। तो समर, मौसम कौन से ले लिया हमने, समर, गर्मी का मतलब इस मौसम में बहुत ज़्यादा क्या होती है, हीट। में ब्रैकेट मिलते हैं ताकि समझ सको। हीट ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये हो गया, हीट ज़्यादा होती है इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है गर्मियों में। तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर हाई रहता है। अब उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी भी, भाई सोचो ये हमारी बॉडी है, इमेजिन करो ये कोई आदमी है, ये लो, इसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ वाटर। इसलिए ध्यान दो, गर्मी में जो पानी नहीं पीता ज़्यादा, वो बीच बीच में वो दिक्कत होती है, उसको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, चक्कर आता है, बेहोश हो जाता है पानी कमी से। तो गर्मियों में खूब सारा पानी पीते हैं। अब इसके पीछे समझते हैं रीज़न। देखो, पानी पिया तो वही पानी क्या बन के निकलेगा, स्वेट यानी पसीना। देखो मैं एक सरफेस बना रहा हूँ, ये जो अभी थोड़ा सा ये, चलो इसको रेड से बनाते हैं। ये रेड कलर का मैंने समझ लो कोई बॉडी पार्ट बना दिया है, राइट, कोई क्या बना दिया, बॉडी पार्ट। अब जो हमने वाटर कंज्यूम किया वो स्वेट के फॉर्म में निकलेगा बाहर। किस फॉर्म में निकलेगा, स्वेट के फॉर्म में। सपोज़ ये है स्वेट यानी कि पसीना है ये, और ये पसीने की मैं बना रहा हूँ एक बूंद केवल। ध्यान से देखना भाई, ये जो ब्लू कलर का मैं कर दे रहा हूँ, ये समझ लो पसीने की एक बूंद है। अब ये हमारी बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जो पानी होता है, खुद सोचो अगर इसको किसी गर्म जगह पर रखेंगे, गर्म सरफेस पर, तो पानी खुद गर्म हो जाएगा। मतलब क्या है, ये किसी की बॉडी है, ध्यान से देखना, ये किसी की बॉडी है और ये काफ़ी ज़्यादा इसका टेम्परेचर है, मतलब ये बॉडी गर्म है, ये कह सकते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वही टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो जाएगा इस वाटर वेपर को, जो कि ब्लू से बनाया गया है ना। तो ये देखो, ये क्या कर लेगी, ये एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब द हीट ऑफ बॉडी। तो बॉडी गर्म थी, पसीना निकला, और ये पसीने की बूंदें क्या करेंगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चुरा लेंगी, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, और फिर वेपराइज होके, जैसे हवा चलती है, मान लो ये हमारी बॉडी का खुद इतना टेम्परेचर है, कितना ज़्यादा गर्म कर देते हैं इसको कि वेपराइज हो जाता है। जब ये वेपराइज हो जाएगा तो उड़ जाएगा, मतलब हमारी बॉडी का सरफेस छोड़ देगा और साथ में हीट चुरा ले जाएगा। तो यही रीज़न है कि गर्मियों में जब हमें पसीना होता है, अचानक हवा चल जाती है तो हमें बड़ा ठंडा महसूस होता है। रीज़न यही है, पसीना हुआ है, पसीने की बूंदों ने क्या किया है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चुरा लिया है। जब हवा चलेगी तो वो वाटर पार्टिकल्स भी, यानी कि जो स्वेट का पानी है, यानी कि जो पसीने का पानी है, वो भी क्या करेगा, उड़ जाएगा, हीट लेके उड़ेगा। इसलिए हमारी बॉडी उस समय ठंडी महसूस करती है ना। क्या लिखा जाए आगे इसके बाद, एब्जॉर्ब द हीट ऑफ बॉडी एंड कूल्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। मतलब इसने बॉडी से हीट को चुराया और फिर उड़ जाएगी और हमारी बॉडी को ठंडा कर देगी। तो ये पूरी कहानी थी पानी की। देखो कितना कितना ज़रूरी, सोचो, अब बस बैठ के सोचो, कुछ नहीं करना, सोचो। इसी बात को एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ, बहुत लंबा समय लूँगा, डोंट वरी। जैसे इस बार थोड़ा बॉडी पार्ट में अच्छे बनाता हूँ। ये लो, मान लो कि ये किसी की गर्दन है, ये, तो चलो इसकी गर्दन पे मैं पसीना बनाता हूँ। इसकी गर्दन पे क्या हुआ, पसीना, यहाँ से पसीना निकला, ये पसीना क्या करेगा, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और उड़ जाएगा। बस यही था बनाया था मैंने। हो सकता है यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाए कि हाँ बॉडी पार्ट किधर है, क्या है, इधर से समझ लेना। अब प्लांट्स में देखते हैं भाई कि क्या सिस्टम है। ये फिगर नहीं बनाना, ये वाला हटाओ, अन्य फिगर बनाने लग जाओ। प्लांट में देखो क्या होता है। अब कोई प्लांट
देखो जनरली प्लांट जो होते हैं वो किसी भी प्लांट के अलग अलग पार्ट से आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, एक नया पौधा एक नए सीड से आता है। मतलब जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक पौधे का जन्म यानी कि एक पौधे की ग्रोथ, एक डेवलपमेंट कहाँ से होती है, एक सीड से स्टार्ट होती है। तो खुद सोचो जो एक सीड है ये प्लांट में कब बदलता है, पहले वो सीड बदलेगा सीडलिंग में, ध्यान देना, पहले सीड किस में बदलता है, सीडलिंग में बदलता है। उसके बाद वो जाकर के एक सैपलिंग बनता है, सैपलिंग में छोटा सा बेबी प्लांट, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेबी प्लांट भी कह सकते हैं यहाँ पर। फिर जाके वो प्लांट बनता है, अगर ट्री बनना होगा तो ट्री बन जाएगा, नहीं तो छोड़ो प्लांट पे रोक दो। लेकिन भैया सोचो पहला प्रोसेस ही सीड से सीडलिंग बनना, क्लास 5 में पढ़ चुके थे कि इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। अब याद करो कि इस जर्मिनेशन में क्या क्या ज़रूरी था, इसमें था ज़रूरी वाटर, इसमें ज़रूरी था वाटर, इसमें ज़रूरी थी हीट यानी कि सनलाइट, और इसमें ज़रूरी थी एयर। याद करो, सोचो अगर इसमें से हम एक कंपोनेंट हटा दें, वाटर को हटा दें, क्या जर्मिनेशन हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि एक प्लांट की जो शुरुआत, मतलब एक पौधे की जो ज़िंदगी की शुरुआत है वहीं पानी की ज़रूरत है। समझ रहे हो बात। अब सुनो, सिर्फ इतनी सी बात नहीं, चलो ज़िंदगी की शुरुआत तो हो ही गई, आगे काम कैसे चलेगा, तो आगे भी वाटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वाटर ही है जो क्या करता है, वाटर ही ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। न्यूट्रिएंट में हालांकि सब कुछ आ गया है ना, जितने भी तरह के विटामिन प्रोटीन मिनरल हैं सब कुछ किसका ठेका है भैया, वाटर का। हमारी बॉडी में चलो ब्लड लेके आता जाता है, लेकिन ब्लड में वाटर कंटेंट तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ पानी ही है जो सब कुछ लेके इधर उधर जाएगा न्यूट्रिएंट्स को। अब सोचो जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या क्या ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी था, याद करो, वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट। तो यहाँ भी पानी की ज़रूरत है। मतलब देखो, चलो ठीक है, ज़िंदगी की शुरुआत हो गई, अगर पौधा है तो उसको भी खाना पीना चाहिए क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है। अब पौधे का खाना पीना कहाँ से आता है भैया, लोग खुद बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में भी वाटर की ज़रूरत पड़ गई, मतलब पानी के बिना ज़िंदगी स्टार्ट नहीं हो रही थी, अब ज़िंदगी स्टार्ट हो गई तो पानी के बिना ज़िंदगी चल नहीं पा रही है, खुद देख लो। फोटोसिंथेसिस में भी वाटर आ गया, चलो ठीक है, वाटर आ गया, चलो फूड बन भी गया। अब लीफ से यानी कि जो पत्तियां हैं, लीव्स में जो फूड प्रिपेयर हो गया है, अब यहाँ से जो प्रिपेयर्ड फूड है, चलो फूड प्रिपेयर हो गया, प्रिपेयर्ड फूड है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, कहाँ पे होगा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधे के अलग अलग पार्ट में जो ये फूड पहुंचाना है उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है भैया, वाटर। चलो मतलब दिक्कत क्या है, जीवन की शुरुआत पानी बिना नहीं हो रही थी, चलो हो गई, तो फिर खाना बनवा दिया, फूड प्रिपेयर करवा दिया इनका। अब भी क्या है अभी भी वाटर की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई इनकी, सोच लो, ट्रांसपोर्टेशन भी पानी की चाहिए इनको, हर जगह पानी है भैया, बच नहीं सकते। आगे चलते हैं। और एक बात समझ लो कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स टेक वाटर, कहाँ से लेते हैं पानी ये लोग, फ्रॉम रूट, पता होना चाहिए, इनका पानी जड़ों से जाता है, फ्रॉम रूट्स। रूट्स कहाँ से लेती हैं भैया, सॉइल से। तो सॉइल में जो पानी है वही पानी जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं और फिर अलग अलग पार्ट तक जाता है। चलो ये तो होगी मेन बात। इसके बाद भी पानी की ज़रूरत बहुत जगह है, वो तो देखो अब लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसकी गिनती ख़त्म मत समझना, इसकी गिनती बहुत होती है। पानी का इस्तेमाल कुकिंग में है, पानी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में है ना, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगी कि भैया पानी से कैसे बिजली बनती है, तो कभी मिलना हवेली पे, ठीक है, बता दिया जाएगा, समझाया जाएगा बढ़िया बाकायदा तरीके से कि पानी बिजली बनती कैसे। ये समझ लो बस कि पानी का इस्तेमाल करते हैं
उस मशीन को घुमाने में जिस मशीन से बिजली बनती है, और उस मशीन का नाम है टरबाइन। फिर समझ लो, पानी का इस्तेमाल कहाँ होता है? उस मशीन को चलाने में जिस मशीन से बिजली बनती है, और उस मशीन का नाम है टरबाइन। ठीक है, तो बांध बनाए जाते हैं, बस इतना समझ लो, बांध बना करके वो टरबाइन वहीं से घुमाया जाता है पानी से, बस उसी से बिजली बनती है। तो हवेली पहनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे और क्या क्या भैया? वॉशिंग में काम आता है, कुकिंग हो गया, एग्रीकल्चर में काम आता है, मतलब सिंचाई उचाई में। एग्रीकल्चर का मतलब खेती होता है वैसे, है ना। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, एग्रीकल्चर में आता है। इंडस्ट्रीज़ में काम आता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां फैक्ट्रियां लगी वहाँ भी पानी चाहिए इंडस्ट्रीज़ में। तो पानी की जो है ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो सकती, है ना, बहुत सारे हैं। क्योंकि बाथिंग लिख दो, हैं बाथिंग, बिना नहाए कैसे रहोगे, सोचो, बहुत कुछ है भैया। चलो बात करते हैं स्टेट ऑफ वाटर। स्टेट ऑफ वाटर कि पानी कितनी स्टेट में जो है, ये मत समझ लेना कितने राज्य में, नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हो। स्टेट ऑफ वाटर का मतलब कि पानी किस किस रूप में पाया जाता है। तो पानी भैया लिक्विड में भी पाया जाता है, पानी लिक्विड में भी पाया जाता है जिसे हम लोग वाटर ही कहते हैं, और ये सॉलिड में भी पाया जाता है जिसे हम लोग आइस कहते हैं, और ये गैसियस स्टेट में भी पाया जाता है जिसे हम लोग गैस कहते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वेपर कहते हैं, यानी भाप कहते हैं। और नेचर में, प्रकृति में जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में लिक्विड में ही पाया जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मतलब समुद्र में सीज, रिवर्स, है ना, समुद्र में, रिवर में, झीलों में ये जो पानी है, पॉन्ड लिख लो। तो यहाँ का पानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आइस में कहाँ कहाँ पाया जाता है? कुछ नदियाँ भी होती हैं जो फ्रोजन होती हैं, जमी हुई नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिख लेंगे? ग्लेशियर लिख सकते हैं, है ना, ग्लेशियर। और फ्रोजन, कुछ फ्रोजन लेक होती हैं, मतलब कि ऐसी झील जो जम गई है पूरी तरीके से। फ्रोजन नदी भी होती है, मतलब कुछ ऐसी नदी जो पूरी जमी हुई है। तो ये सब हो गया, है ना। और पहाड़, माउंटेन पर, पहाड़ियों पर, उसकी चोटी पर पानी जमा रहता है, मतलब वो जो बर्फ़ दिखती है वो पानी ही रहता है, माउंटेन्स पर पाया जाता है। वेपर में किस रूप में पाया जाता है? तो ये तो एयर में एग्जिस्ट करता है ना, एयर में, मतलब कहीं भी जहाँ एयर है वहाँ पे वाटर वेपर है, चाहे कम मात्रा में ज़्यादा मात्रा में। तो अब ये देखना है कि क्या ये वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है। चलिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि क्या ये वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जा सकता है या नहीं। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल जा सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं सर? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और इसके लिए करना क्या होता है? हमें टेम्परेचर लो करना होता है, मतलब कूलिंग करनी होती है। क्या करना होता है? कूलिंग करनी होती है, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस करना होता है, घटाना होता है। अब ये देखना है कि क्या ये सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है। तो जी हाँ, सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकता है। कैसे? जब पानी सॉलिड से लिक्विड में आता है, यानी कि बर्फ़ का फिर से पिघलना, जिसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं जी? मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग तब होती, कोई चीज़ पिघलती तब है जब उसका टेम्परेचर बढ़े, यानी कि हीटिंग हो, उसको हीट दी जाए, हीटिंग। ये तो बात हो गई। आगे चलते हैं। क्या ये लिक्विड से गैस में जाता होगा? सोच के देखो, लिक्विड से गैस में जाता होगा? यस। इसको हम बोलते हैं इवापोरेशन या वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। इवापोरेशन भी बोल सकते हो, वेपराइजेशन भी बोल सकते हो। और वेपराइजेशन में सिर्फ टेम्परेचर ही काम नहीं आता, यहाँ पे एयर भी वेपराइज करती है,
या तो टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी कि हीटिंग से भी होती है। थोड़ा सा इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि लिक्विड से गैस, यानी कि अगर वाटर लिक्विड स्टेट में यानी कि पानी है वो, और वो भाप बन के उड़ रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर ही जिम्मेदार नहीं है। सोचो कैसे, जब हम लोग कपड़ा धुल के सुखाते हैं, जब कपड़ा धुल दिया जाता है उसको डाल देते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच रही होती है, छाँव नहीं होती है, अरे धूप नहीं होती, छाँव होती है, फिर भी कपड़ा सूख जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी वाटर पार्टिकल उड़ गए, मतलब इवापोरेशन हुआ लेकिन एयर ने किया, है ना। किसने किया? एयर ने किया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि उतनी हवा नहीं चल रही होती है, लेकिन हाँ इन्वायरमेंट में तो हवा है ही ना। तो फॉर एग्जांपल मान लो वेदर एक ही जैसा है, मतलब चलो एक्टिविटी कर लेते हैं, ऐसे सुनते रहना, कुछ लिखूँगा नहीं थोड़ी देर के लिए। अभी एक एक्टिविटी करते हैं, कपड़ा धुल लो। ऐसा कपड़ा धुलना कि दोनों सेम टाइप की, एकदम सेम टाइप की, एकदम सेम फैब्रिक, सब कुछ एकदम जैसा। तो एक ही तरह दो कपड़े हों, दोनों को धुल दो और उसी दिन धुलो, उसी साथ धुलो। जितना उसको निचोड़ा उतना इसको निचोड़ो, बराबर बराबर। एक को डाल दो धूप में, एक को डाल दो छाँव में। जो धूप वाला रहेगा जल्दी सूख जाएगा, रीज़न जो जल्दी ड्राई होगा वो रीज़न। जब धूप थी तो वहाँ पे मतलब हीट भी मिल रही है, ये देखना वहाँ पे हीट भी मिल रही है और एयर भी अपना काम कर रही है। इन कंपैरिजन अब दूसरी जगह जो हमने कपड़े डाले थे छाँव में, वहाँ पे सनलाइट नहीं है, मतलब वहाँ पे हीटिंग नहीं हो पा रही, वहाँ पे सिर्फ एयर ही अपना काम करेगी, तो वहाँ पे प्रोसेस स्लो हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर कर लो। और एक बात ये भी जानते रहना कि जो इवापोरेशन है, क्या सर, अरे जो ये इवापोरेशन है ये एक सरफेस इवेंट है। ये क्या है? एक सरफेस इवेंट है। और एक बात ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है पानी को गर्म करेंगे तभी वो वेपराइज होगा। पानी हर एक टेम्परेचर पर वेपराइज होता, ध्यान दीजिएगा। 0 पे है तब भी वेपराइज होगा, 30 पे है तब भी वेपराइज, मतलब ठंडा पानी तब भी वेपराइज हो सकता है, गर्म पानी है तब भी भाप बनेगा। तो ये बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज़ कि ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ज़रूरी था, लिक्विड सॉलिड में यानी कि पानी तभी जमेगा जब उसको ठंडा करेंगे ही करेंगे, अपने आप नहीं होगा। सॉलिड यानी कि जो क्या कहते हैं बर्फ़ है, वो तभी पिघलेगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सोचो फ्रिज में रखे रखे क्यों नहीं पिघल जाती, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा बना हुआ है। लेकिन भैया लिक्विड से गैस बनने की जो ये प्रोसेस है, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लिक्विड से गैस बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हीट ही करें, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो एयर आ गई है बीच में, एयर अपना काम कर दे रही है। तो इट कैन, क्या लिखेंगे, इट कैन हैपन, इट कैन हैपन मतलब ये हो सकता है एट एनी टेम्परेचर। पानी किसी भी टेम्परेचर पर वेपराइज हो सकता है, क्योंकि सरफेस इवेंट है। मतलब मान लो यहाँ पानी रखा है, यहाँ पानी रखा है, सरफेस इवेंट का मतलब कि जो पानी का भाप बनना है वो सरफेस पर होता है। मतलब कि जो पानी की सतह है ये ऊपर ऊपर, यहीं से पानी की एक एक पार्टिकल उड़ते रहते हैं, बस कभी धीरे धीरे कभी तेज तेज। हवा तेज चलेगी तेज वेपराइज होंगे, हवा धीरे चलेगी धीरे धीरे वेपराइज होंगे। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, बहुत तेज वेपराइज होंगे, सनलाइट नहीं है धीरे धीरे वेपराइज होंगे, लेकिन होंगे जरूर। और जितना सरफेस एरिया होगा, मतलब मान लो 1 लीटर पानी है, उसको हमने एक पतले से ग्लास में डाल रखा है, देखो इतना पतला ग्लास, और वही 1 लीटर पानी थाली में बिछा दिया ऐसे, तो ये वाला पानी कौन सा, ये वाला ज़्यादा तेज वेपराइज होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बता दिया आपको। आगे चलते हैं। अब ये देखना है कि क्या हम लोग गैस से लिक्विड बना पाएंगे, मतलब गैस से लिक्विड, फिर से गैस बन गया लिक्विड कर दें, तो बिल्कुल होता है। और इस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संघनन। चलो लेकिन कौन सा हिंदी वाले बच्चे हो तुम लोग। तो गैस का लिक्विड में बदलना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सही है स्पेलिंग, बिल्कुल। कैसे होगा ये? कूलिंग करने पर। क्या करने पर? कूलिंग करने पर। इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। कभी कभी ध्यान दिया है, मान लो फ्रिज का पानी निकाला ठंडा ठंडा, या कोल्ड ड्रिंक निकाली किसी ग्लास में, मान लो ग्लास है भैया, चलो आज कोल्ड ड्रिंक ही निकाल लेते हैं, ये एक गिलास बना दिया।
इसमें भर दिया ठंडा ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी इसमें डाल दिया। कुछ देर बाद क्या होता है, हमें इसकी सरफेस पर वाटर पार्टिकल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे। ग्लास के सरफेस पर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। क्या ग्लास में छेद है? नहीं, ग्लास में छेद तो नहीं है, नहीं तो ये पानी का लेवल गिर गया होता, यहाँ तक आ गया होता। सोचो, अगर ग्लास में छेद होता तो पानी का लेवल गिर जाता। इसका मतलब ये जो पानी है कहीं और से आया। कहाँ से आया? देखो बाहर यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे तो एयर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एयर। और उस एयर में वाटर पार्टिकल भी प्रेजेंट है, उस एयर में क्या है? वाटर पार्टिकल भी प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर पार्टिकल है किस स्टेट में है भैया? गैस स्टेट में। किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में है, लेकिन जब ये ग्लास के संपर्क में आए तो इनका टेम्परेचर गिर गया, मतलब ये ठंडे हो गए। और जब गैस ठंडी होगी तो किस में बदलेगी? लिक्विड में। तो वही काम यहाँ भी हो गया, वाटर पार्टिकल था लेकिन गैस स्टेट में था, ग्लास के संपर्क में है। अब ग्लास ठंडा क्यों था? क्योंकि उसके अंदर का पानी ठंडा था। जैसे ही ये गैस यानी कि ये वाटर वेपर ग्लास के संपर्क में आएगी, ठंडी हो जाएगी और पानी की बूंद बन के इसी पर चिपक जाएगी। तो इसे बोलते हैं हम लोग कंडेंसेशन। और ये बहुत बार हमने देखा है, जैसे मान लो कोई गर्म पानी है या कोई डिश बन के रखी है और उसको हमने प्लेट से ढक दिया, कुछ देर बाद जब प्लेट उठाते हैं तो इस प्लेट की सरफेस पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं, है ना। तो ये था एक पार्ट वाटर का। अगला पार्ट मिलेगा आपको दूसरी वीडियो में।